इमेजिन करो कि आपका जन्म आज से लगभग 200-300 साल पहले हुआ है। तो क्या हम अपनी मन मर्जी से हम शादी कर सकते? क्या दोस्त हम अपनी मन मर्जी के कपड़े पहन सकते? क्या हम जहां घूमना चाहते क्या हम घूम सकते? क्या हमारा या दोस्त आपका जो धर्म है ये हमें इजाज़त देगा? मैं मनीष वर्मा, आप सभी का दोस्त स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जो चैप्टर हमारा फर्स्ट होने वाला है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय पढ़ने वाले हैं हम दोस्त। इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, ये चैप्टर हमारा फर्स्ट होने वाला है। मैं पहले बता देता हूँ दोस्त, ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने सभी चैप्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर फर्स्ट, चाहे जब हमने पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ा था दोस्त, उसके अंदर भी हमारा फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन आता ही आता है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर हम आधुनिक भारतीय चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। आखिर मॉडर्न इंडिया के अंदर ऐसे वो कौन से लोग हैं जिन्होंने भारतीय समाज के अंदर अपने विचारों से क्रांति ला दी, लोगों के अंदर जान फूंक दिया और समाज में दोस्त वो सुधार ला दी या वो सुधार कर दिया जिसके वजह से हमारा एक रूढ़िवादी समाज चलता आ रहा था, एक कंजर्वेटिव सोसाइटी हमारा बनता आ रहा था। इस चैप्टर को तो समझने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का, ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। दोस्त, जिस तरीके से पश्चिमी जो सभ्यता है हमारी, यानी जो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है हमारा, यूरोपियन कंट्रीज, उस कंट्रीज के अंदर भी तीन तरीके के इतिहास हुए हमारे। जो एंशिएंट हिस्ट्री था तो उस टाइम भी ऐसी कुप्रथाएं थी। जो मिडिएवल हिस्ट्री था, जो मध्यकालीन इतिहास था यूरोपियन सभ्यता का, उसके अंदर भी सामंतवादी व्यवस्था हुआ करता था, राजा का शासन हुआ करता था। और वही राजा सामंतों, दोस्त जमींदारों, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा किसानों से खेती करवा के टैक्स लेके अपना पूरा देश चलाया करता था। राजा दोस्त क्रूर भी हुआ करते थे, तानाशाही भी हुआ करते थे। बट यही राजा आगे चल के जब टैक्स बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगाने लग गए, जनता दोस्तों फाइनली इनके ऊपर कैसे तो आंदोलन करके विद्रोह किया और इनको गद्दी से हटाया और डेमोक्रेसी की डिमांड यहाँ से स्टार्ट हुई। समाज के अंदर दोस्त इक्वलिटी की बात हुई, लिबर्टी की बात हुई एंड दोस्त अपने राइट्स को सिक्योर रखने के लिए लोगों ने डिमांड करनी स्टार्ट करी। जब दोस्त अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 1776 के अंदर, तो राइट टू फ्रीडम की वहाँ पे सबसे पहली बात हुई और राइट टू इक्वलिटी को हमने एक फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। दुनिया भर में दोस्त सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स निकल कर आया वो अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद ही निकल कर आया। भारतीय संविधान के अंदर हमने वहीं से लिया है। इसके बाद दोस्त हमने देखा है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ से लिबर्टी का कंसेप्ट निकल कर आया दोस्त, फर्टर्निटी का कंसेप्ट निकल कर आया और इक्वलिटी का कंसेप्ट निकल कर आया। दोस्त, ये सारे कंसेप्ट जब निकल कर आए तो इन विचारों से ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ अपने आप ही होते जा रहा है। तो वेस्टर्न कंट्री के अंदर भी दोस्त हम देखते हैं जिस तरीके से प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, मैकियावेली ने, होब्स ने, रूसो ने दोस्त अपने विचारों से समाज के अंदर क्रांति ला दी। और तो जब 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी आया तो उस टाइम भी जैसे भारत में हम धर्म सुधार पढ़ने वाले हैं, तो उस टाइम क्या हुआ दोस्त, 15 और 16th सेंचुरी के अंदर पूरे यूरोप के अंदर आपको पता है कि सिर्फ ईसाई धर्म का बोलबाला था। तो ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी इतना ज़्यादा प्रभाव हो चुका था, यानी कि इतना ज़्यादा मतलब कि कह सकते हो प्रभावशाली, शक्तिशाली हो गई थी कि स्टेट वही करता जो चर्च का पादरी कहता। अब चर्च का पादरी जो कहेगा राजा को वो सुनना पड़ेगा। यानी कह सकते हो कि स्टेट और राजा यानी कि राज्य और चर्च आपस में मिले हुए थे। 15th सेंचुरी के अंदर ये कुप्रथाएं चलते जा रही थी। अब दोस्त जरा खुद सोचो, अब धर्म का मामला बिल्कुल एक पर्सनल हो जाता है एक इंसान का, लेकिन धर्म पूरे लोगों को रेगुलेट कर रहा है। अब दोस्त घटना यहाँ तक हो चुकी थी कि लोगों को इस तरीके से मजबूर किया जाता कि आओ, और दोस्त जो क्रॉस का निशान होता है, ये जो क्रॉस का निशान होता है, इस क्रॉस के निशान को जो चर्च के पादरी हुआ करते थे वो दिखाकर कहते थे कि यहाँ पे दान दो, दान दक्षिणा दो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। ये सब एक अंधविश्वास के रूप में देखा गया। और वहाँ पे यानी कि वेस्टर्न कंट्री के अंदर से एक मार्टिन लूथर नाम का बंदा हुआ जिसने धर्म में सुधार करने के लिए आंदोलन कर दिया। और फाइनली जब ये आंदोलन हुआ तो धर्म के अंदर जो क्रिश्चियनिटी है उसमें सुधार हुआ। और जो इस तरीके की बात करते थे दोस्त, जो अंधविश्वास में विश्वास करते थे, उनको दोस्त कैथोलिक कहा गया। और जिन्होंने इन सब चीज़ों का विरोध किया उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। तो इस तरीके से ईसाई धर्म भी आज दुनिया में दो तरीके के हैं, पहला है कैथोलिक और दूसरा है दोस्त प्रोटेस्टेंट। तो ईसाई धर्म में सुधार हुआ। अब इसी बीच 16th सेंचुरी के अंदर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर दोस्त वहीं से निकल कर आया पुनर्जागरण, जिसको दोस्त हम रेनेसां कहते हैं। अब इस रेनेसां पीरियड के अंदर क्या हुआ, दुनिया में पुनर्जागरण, लोगों को जो सोए हुए लोग हैं जिसपे दोस्त अभी तक धर्म का प्रभाव था, राजा के द्वारा अभी तक कोई राइट्स ना मिल पाने की वजह से लोगों का जो पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ था, राइट्स नहीं थे, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम की डिमांड बहुत समय से हो रही थी। तो लैंडलॉर्ड्स की वजह से बहुत अत्याचार लोगों पर हो रहा था। तो मीडिएवल पीरियड में जैसे सामंतवाद का अंत हुआ, धर्म में सुधार हुआ, यानी कि जो रिलीजन्स में रिफॉर्म हुआ, उसके बाद सोसाइटी के अंदर अब रिनेंस का टाइम आता है, यानी कि अब आता है पुनर्जागरण काल।
और लोगों को अपने विचारों के माध्यम से वेस्टर्न कंट्रीज के जितने भी थिंकर्स हुए, जो फिलोसफर हुए, उन्होंने अपने विचारों से समाज में चेंजेस लेकर आए। और उसी चेंजेस की वजह से दोस्त पूरा यूरोपियन कंट्रीज में वो चेंजेस आया जिसका एक कह सकते हो कि इंस्पिरेशन तमाम और कंट्रीज़ ने लिया, जैसे कि एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। दोस्त ये रेनेसां का मतलब आपको पता होना चाहिए, पुनर्जागरण काल, जब विचारों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, बुक्स और किताबों के माध्यम से लोगों के अंदर उन बातों के बारे में बताना जिससे वो अभी तक वंचित थे, ताकि दोस्त लोग रीजन्स यानी कि तर्क बुद्धि के आधार पे क्वेश्चन कर सके। अब गवर्नमेंट कुछ दे रही है या समाज में कुछ हो भी रहा है तो हमें हम ना करके उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। अगर दोस्त हम ये कहते हैं कि लोगों को लिबर्टी मिलनी चाहिए, तो लिबर्टी क्यों मिलनी चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए तो क्यों मिलनी चाहिए। आखिर लोग जब क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमें उसको गलत और सही का पता नहीं चलेगा। ये बात दो जेम्स मिल ने कहा। तो इस तरीके से ये कहानी वेस्टर्न कंट्री से निकल के दुनिया भर के अंदर आई। तो आज हमारा दोस्त जो टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया कि जिस तरीके से पश्चिमी देशों के अंदर यानी वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, दोस्त इन सब कंट्री में जैसे शुरुआत हुई सुधार करने की समाज के अंदर, क्योंकि उसमें धर्म का जो बोलबाला था, समाज में राजा प्रथा की वजह से यानी कि आप कह सकते हो मोनार्की सिस्टम की वजह से जो टैक्स पेयर का जो सिस्टम था वो बहुत हैवी था, आम लोगों पे बोझ पड़ता था। तो लोगों ने तो जिस तरह के समाज में सुधार करने के लिए लोगों में से उठ के विद्वान आए, वैसे ही विद्वान दोस्त सेम तरीके से भारत के अंदर भी देखे गए। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के बारे में। तो इंडियन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है ये। तो आधुनिक टाइम में यानी दोस्त आप कह सकते हो कि 18 से 19 और 20 सेंचुरी के बीच में भारत के अंदर जो ऐसे विचारक हुए जिन्होंने अपने विचारों के ही माध्यम से लोगों के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस कर दिया। तो ये दोस्त सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। अब टॉपिक की स्टार्टिंग हम करते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल जो हमारा थॉट है इसका दो चैप्टर हमारा फर्स्ट होने। दोस्तों हम पहले यूँ समझते हैं आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन, यानी कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है दोस्त, इसके अंदर जो ये चैप्टर है हमारा, इसमें मेनली जो आपका जो पढ़ना है आपको मुख्य धाराएं, यानी कि कितने धाराओं में, धाराएं मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है पता है आपको, आइडियोलॉजी, यानी कि मान लो कि इनकी आइडियोलॉजी अलग है, इनकी आइडियोलॉजी अलग है, इनकी आइडियोलॉजी अलग है, तो इनकी आइडियोलॉजी अलग है। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। मैं अलग विचार का हूँ तो आप अलग विचार को, भाई आपके पड़ोस वाला अलग विचार का है, तो सबकी सोच अलग अलग है। तो उन्होंने अपनी सोच से समाज के अंदर चेंजेस लाने के लिए अपने विचार दिए, ताकि वो चेंजेस जो वो समाज में देखना चाहते हैं वो समाज में आए, चाहे वो इक्वलिटी हो, लिबर्टी हो, फर्टर्निटी हो, है समाज में दोस्त एकता हो। क्योंकि ये वो टाइम चल रहा है जब भारत गुलाम हुआ करता था, और गुलामी के टाइम पे दोस्त जब लोग मानसिक रूप से गुलाम हो जाएंगे तो उनको कोई आज़ाद नहीं करवा सकता, क्योंकि अभी लोग शारीरिक रूप से गुलाम थे। अंग्रेज के बात ना मानने से दोस्त लोगों को मार पड़ती थी उस टाइम, तो कोड़े के मारा जाता था। लेकिन अंग्रेजों के आने से हम गुलाम तो बने, लेकिन लोग भारतीय जो समाज थे इस टाइम का, गुलामी का टाइम पे, यानी कह सकते हो कि 18 और 19 और 20 सेंचुरी का, सन 1700, 1800, 1900 और 2000 सन, यानी कि जो तो बाद में आ गया हमारा, तो 1700, 1800, 1900 का जो सन था, इसके बीच में लोग गुलामी की प्रथा तो छोड़ो, जब हमारे धर्म के अंदर ही और भारतीय समाज के अंदर ही कुछ ऐसी कुप्रथाएं थी जिनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। इतना भी दोस्त, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी अंग्रेजों से आज़ादी से भी दोस्त हमें बहुत जरूरी था। अंग्रेज से तो सोचो यार, हमारे समाज में ऐसी कुप्रथाएं थी। तो ये जो चैप्टर है हम बेसिकली इसी भी चीज़ पे कंसेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं। तो आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन, इसमें हम देखेंगे अलग अलग विचारधाराएं के लोग जो जिनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। इनको दोस्तों हमने टोटल 6 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। बुनियादी सिद्धांत और विशेषताएं। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो आपसे दोस्त तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा, बोला जाएगा आपसे मुख्य धाराएं बताइए, यानी कि आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन के मुख्य धाराएं बताइए। तो आपको जो मैं बताने वाला हूं आंसर वही लिखना है। या बोला जाए आपसे आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन के बुनियादी सिद्धांत बताइए, तो आंसर वही सेम लिखना है। या दोस्त आपसे ये बोला जाए आधुनिक भारत पर राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं बताइए, तो दोस्त इन तीनों का आंसर सेम ही होने वाला है, ठीक है दोस्त। मेन कंसेप्ट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो बताऊंगा वही दोस्त आपको आंसर लिखना है। चलिए तो अब हम समझते हैं आधुनिक भारत में राजनीतिक जो चिंतन है, यानी कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल जो थॉट है, मॉडर्न इंडिया में जितने भी दो थिंकर्स हुए, उन्होंने अपने विचार धर्म के सुधार पे दिए हैं। भारतीय समाज के अंदर धर्म में वो कुरीतियाँ थी जिसके वजह से समाज के अंदर कई सदियों से दोस्त ये प्रथाएं चले आ रही थी। लोग अपने आप में ही
एक समाज में दूसरे लोगों से कटे हुए थे। कह सकते हो तो छुआछूत जैसी बीमारी, जरा सोचो एक बार, मानवता होने पे तो शर्मसार कर देता है। छुआछूत जैसी बीमारी, सती प्रथा जैसी बीमारी, तो अनटचेबिलिटी, ये सब हमने खुद देखा है अपने आंखों से। आंखों मतलब कि भारतीय समाज ने ये फील किया है कि ऐसी प्रथाएं भी भारत के अंदर थी एक टाइम पे। तो इससे दोस्तों हम नकार नहीं सकते। धर्म में सुधार करने के लिए जैसे वेस्टर्न कंट्री के अंदर मैंने आपको बताया कि दोस्त चाहे प्लेटो हो गया, रूसो हो गया है, जो जेस मिल हो गया, जेम्स मिल हो गया, होब्स हो गया, जितने भी थिंकर, जॉन लॉक हो गया, जितने भी थिंकर्स हुए, इन सभी पॉलिटिकल फिलोसफर के द्वारा भारत के अंदर भी दोस्त ऐसे ऐसे समाज सुधारक हुए। ठीक है, तो चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, जैसे मोहन रायदास जी हो गए, जितने भी थिंकर, अम्बेडकर जी हो गए, तो सबके सब वही सामाजिक भारत के सुधारक हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इनका जो मेन जो पर्पस था वो था धर्म में सुधार करना, भारतीय समाज में सुधार करना। इनमें दोस्त गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, ये दोस्त मावेंद्र नाथ राय जी हो गए, या राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए। दोस्त इन सब का मतलब सिर्फ एक था, भारतीय समाज में सुधार, जो कि अंग्रेजों के बाद भारत के अंदर एक ऐसी प्रथाओं को देखने को मिला दो जिससे कि लोग, हमारे भारतीय लोग ही खुद मतलब कि अंधविश्वास में जी रहे थे। धर्म का इतना बड़ा बोलबाला था भारत के अंदर, उसमें सुधार करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। वेस्टर्न कंट्रीज में यह हो जाने के बाद अब इसकी ज़रूरत भारतीयों पे पड़ी थी। ये दोस्तों राजा राम मोहन राय जी, इनका ये कहना था कि ईश्वर केवल एक है, उसका कोई अंत नहीं, सभी जीवित वस्तुओं में परमात्मा का अस्तित्व है। ये स्टार्टिंग में दोस्त हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे, लेकिन आगे चल के इनका एकात्मक परमात्मा में, यानी कि ईश्वर सिर्फ एक है, इनमें उन पे विश्वास चला गया। यानी दोस्त कह सकते हो कि क्रिश्चियनिटी की तरफ थोड़ा सा झुकाव इनका चल गया था। यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भगवान नहीं कहूँगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों ये कहा गया। सबसे पहली बात तो ये है, उस टाइम पे ब्राह्मणों के द्वारा ये कहा जाता था, ये जो छुआछूत की ये जो प्रॉब्लम है, यानी कि उच्च जात भाई जो नीचे जात के लोग टच नहीं कर सकते, इससे हमारा जो धर्म है वो दूषित हो जाएगा, हमें नहाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम ये भगवान ने तो क्रिएट नहीं करी है, ये ब्राह्मणों के द्वारा या उस टाइम के दोस्त उच्च जाति के लोगों के द्वारा, जो अपर कास्ट के लोग थे उनके द्वारा क्रिएट किया गया था। इसलिए इन्हें तिलक जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने ये कहा कि अगर छुआछूत भगवान ने बनाया तो भगवान को भगवान नहीं कहूँगा मैं, जबकि दोस्त ये इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ है। आज जो हम मॉडर्न पॉलिटिकल जो थॉट्स हम पढ़ रहे हैं, इसके सोर्स क्या है, आखिर हमें इन सब के बारे में पता कहाँ से चलता है, इसके बारे में दोस्त जो जितने भी हमने अभी यहाँ पे देखा कि समाज के अंदर सुधारक हुए, तो इन सुधारकों के द्वारा ही अपनी बुक्स लिखी गई है। ठीक है, तो इनके बुक्स के अंदर ही हमें इन मॉडर्न पॉलिटिकल जो थॉट्स है, जितने भी हमारे जो आधुनिक भारत है उसके इतिहास के बारे में पता चलता है। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है, उस टाइम के दोस्तों जो समाचार पत्रों में या जो ऐसे लिखे जाते थे, ऐसे मतलब वही जो लेख लिखे जाते थे, है ना, उस टाइम इतना ज़्यादा तो एडवांस थे नहीं यार कि भाई आज की तरह फेसबुक या व्हाट्सअप पे भाई भेज देते थे सारे, है ना। तो उस टाइम इन्हीं सब चीज़ से पता चलता है, या दोस्त कोई पुलिस रिपोर्ट से, या उस टाइम अंग्रेज़ों के द्वारा कोई लेख लिखा हो गया उनसे, तो उन्हीं सब से हमें पता चलता है। अब हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन के प्रमुख धाराएं, यानी कि मेन स्ट्रीम्स कौन कौन से इंडियन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के। फर्स्ट स्ट्रीम में किस लोगों ने अपने विचार दिए, सेकंड स्ट्रीम में किन लोगों ने अपने विचार दिए। या दोस्त आप कह सकते हो कि जैसे हम जीने पे चढ़ते हैं, ठीक है, वैसे ही दोस्त अलग अलग स्टेप में अलग अलग लोग आएंगे और अपने अपने विचार देंगे समाज में सुधार करने के लिए। तो दोस्त हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि जितने भी हमारे विचारधाराएं हैं, अलग अलग विचार के जो लोग हैं, उनमें सबसे पहले जिन सामाजिक सुधारकों को, यानी कि जिन चिंतकों को या जिन विचारकों को रखा जाता है, वो है धर्म और समाज में सुधार करने वाले। इनमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, जो रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाने वाले थे। वो दोस्तों ये मूवमेंट चलाने वाले कौन कौन थे? सबसे पहले राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, या एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट वही है जो कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट वुमेन है प्रेसिडेंट, यानी कि प्रथम महिला अध्यक्ष हुआ करती थी ये। तो इनके द्वारा, यानी कि जो फर्स्ट जो हमारी विचारधाराएं है, ये जो फर्स्ट जो हमारी धाराएं हैं, ये जो फर्स्ट जो हमारी आइडियोलॉजी की कैटेगरी है, इसके अंदर उन लोगों को रखा जाता है जो धर्म और समाज में सुधार करना चाहते थे। इन्हें अपने समाज में सुधार करने के लिए अलग अलग दोस्तों कमिटीज़ या ग्रुप बनाए, जिनका दोस्तों नाम जैसे ब्रह्मा समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, है ना, जैसे कि दोस्त हम देखेंगे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया। तो ये आज भी दोस्तों ये सोसाइटी में आज भी काम कर रही है इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये समाज में
जो सुधार करना चाहते थे, तो जैसे कि राजा राम मोहन राय को देखोगे तो आधुनिक भारत का इनको सिरमौर कहा जाता है, यानी कि इनको आधुनिक भारत का, ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल जो थॉट है इसकी शुरुआती दोस्त इनसे होती है, क्योंकि इनको मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का फादर कहा जाता है। जैसे कि जो अगर आप दोस्तों देखोगे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है या वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है, उसके अंदर एरिस्टोटल को फादर कहा जाता है, यानी कि वहीं से उसकी स्टार्टिंग होती है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे दोस्त प्लेटो के विचार है, लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर एरिस्टोटल को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसके विचारों को दिया जाता है। एंड दोस्त जो राजा राम मोहन राय हैं उनके बारे में मजूमदार क्या कहता है भाई, आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन का क्रम राजा राम मोहन राय से ठीक उसी प्रकार शुरू होता है जैसे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास अरस्तु से होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मजूमदार क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है इसकी शुरुआत भारत के अंदर राजा राम मोहन राय से होती है, जैसे वेस्टर्न, यानी कि जैसे कि हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ा था वैसे वो अरस्तु से होती है। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है डी वाले बच्चों को। तो राजा राम मोहन राय समाज में सुधार चाहते थे, किसमें, मेनली धर्म के अंदर सुधार करना चाहते थे। अगर आप दोस्तों देखोगे मेन चीज़ों को, इनके पॉइंट्स को, तो भूतकाल में आंख बंद करके विश्वास मत करो। हमारे समाज की जो सबसे बड़ी कमी यही थी कि बूढ़े बुजुर्ग ये कह के गए हैं तो हमें ये करना चाहिए। अब ज़रा आप ही सोचो, अगर आज आपके घर वाले या हमारे घर वाले ये कहने लग जाए कि 1000 साल पहले ये प्रथाएं चली आ रही थी, इसलिए हमें उसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो 1000 साल पहले की प्रथा है और बूढ़े बुजुर्ग जो है वो सोच समझ के बनाए हैं, तो वो ठीक होगी, इसलिए आज फॉलो करना चाहिए। जो समय ज़बरदस्ती हम पे थोपा भी जाए तो बिल्कुल ऐसा गलत हो सकता है, क्योंकि जो भी भूतकाल के अंदर बनाया गया नियम है वो आज के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। समाज में अगर हम ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाएंगे, रूढ़िवादी हो जाएंगे, तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, हमें कल का पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि हम बेशक आज जी रहे हों, हमारी जो मानसिकता भूतकाल में होगी, यानी कि पास्ट में होगी। इसलिए भूतकाल पर आंख मूंद कर निर्भर मत हो। ये कौन कह रहा है दोस्त, ये विचार है राजा राम मोहन राय की। दोस्त राजा राम मोहन राय जी कहते थे कि जो पश्चिमी का जो अंधानुकरण किया जा रहा है, यानी कि जो टोटली वेस्टर्न कल्चर को हम अपनाते जा रहे हैं, ये उस टाइम से हो रहा है, जैसे कि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रचार करना, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना, ठीक है, एंड इस तरीके से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको इम्पोर्टेंस देना, ये दोस्तों सरासर गलत है। हमें अपनी संस्कृति को, हमें अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए। आत्मा का परमात्मा का दोस्त मिलन होता है इंसान का, इंसानियत को सहायता देकर, उनकी हेल्प करके। हमें पश्चिमी का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, हमें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है या वेस्टर्न जो कंट्रीज़ के द्वारा जो भी पॉलिसीज या नियम बनाए जाते हैं, दुनिया भर के कंट्री क्या कहते हैं कि भाई वेस्टर्न कंट्री है जो भी है, जब भी अंग्रेज़ कहीं कंट्री में गुलाम बनाने जाते तो वो उनको यही कहते हैं कि हम तो सभ्यता सिखाने आए हैं, तुम सिविलाइज नहीं हो, हम तो तुम्हें सिविलाइज बनाने आए हैं, खाने पीने रहने से ढंग सिखाने आए। दुनिया भर के अंदर लोगों ने वेस्टर्न कंट्रीज़ को ईश्वर का प्रतिनिधि मानना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ कहते ही ऐसे थे भाई, इसलिए इन्होंने वेस्टर्न कंट्री का टोटली विरोध किया है, अपोज किया है। एंड हिंदू धर्म की जगह दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना, ये बाद में जाके हिंदू धर्म की कई सारी ऐसी प्रथाओं का इन्होंने विरोध किया। जैसे ये कहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग एक ईश्वर को नहीं, बहुत सारे ईश्वर की पूजा करते हैं, सिर्फ ईश्वर एक ही होता है, कण कण में एक ही ईश्वर होता है हमें। एंड दोस्त इसने मतलब कि उस टाइम सती प्रथा, बाल विवाह, बहुत चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। सती प्रथा में सुधार भी किया इन्होंने, करवाया, बंद भी करवाया, लेकिन इन्होंने बोला हिंदू धर्म की जगह ये ईसाई धर्म लाने के विरोधी थे। कई भारत के अंदर ऐसे कई लोग ऐसे भी कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म के अंदर जब विरोधी हो गए थे, इन्होंने ये कहा था कि हिंदू धर्म में बहुत सारी कमियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं। इन्होंने कभी दोस्त ये नहीं कहा था कि हम हिंदू धर्म खत्म कर दें और ईसाई धर्म लेकर आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़, इसका मतलब ये नहीं होता। हाँ, इन्होंने ये जरूर कहा कि ईश्वर एक होता है और हमें एकेश्वर यानी कि एक ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। बट दोस्त ऐसा नहीं हुआ। कई जगह दोस्त आप लिखा हुआ देख लोगे यार, राजा राम मोहन राय जी के बारे में यार, एक महान विचारकों में इनका नाम आता है यार। तो हिंदू धर्म की जगह पे या ईसाई धर्म को लाना नहीं चाहते थे, बट ये दोस्त ये जो बहु ईश्वर की जो प्रथा है ये उसका विरोध करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड आइडियोलॉजी की लोगों की। तो फर्स्ट आइडियोलॉजी को हमने किस किस का नाम देखा, ठीक है दोस्त। आपको सिंपल उन लोगों का नाम याद रखना है जो फर्स्ट धारा में आते हैं। तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और एनी बेसेंट। दोस्त इनके द्वारा समाज में सुधार करने के लिए ये सारी सोसाइटीज़ बनाई गई है, ग्रुप बनाए गए हैं, ये ध्यान रखना आप सभी को, ठीक है। और समाज में राजा राम मोहन के विचारों ने समाज में सुधार किया। ये फर्स्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं हमारे, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी के लोग। अब हम बात करते हैं दूसरी विचारधारा
के लोगों की। दूसरी विचारधारा के जो लोग हैं उन्होंने प्रशासनिक सुधार एवं नागरिक सेवाओं पे जोर दिया है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रिफॉर्म करना पड़ेगा हमें, तभी देश रेगुलेट हो पाएगा, वो भी डिसिप्लिन के साथ। एंड दूसरा इन्होंने तो नागरिक सेवाएं में, अब नागरिक सेवाएं में इस टॉपिक को हम पहले समझते हैं। इसके अंदर वो कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से भारत के महान पुरुष आते हैं। इनमें तो दादा भाई नौरोजी आते हैं, महादेव गोविंद रनाडे आते हैं, एस सुरेंद्र नाथ बनर्जी आते हैं, दोस्त फिरोज शाह मेहता आते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं। तो ये इस कैटेगरी यानी दूसरी विचारधारा के इसके अंदर ये सारे लोग आते हैं जो समाज में सुधार करना चाहते थे, प्रशासन में और नागरिक सेवाएं में। इनका दोस्त मेन मकसद था संविधानवाद, यानी कि समाज के अंदर या पूरा जो देश है हमारा वो संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ना कि अंग्रेजों के अकॉर्डिंग। इन्होंने दोस्त घोर क्या सकते हो कि अंग्रेजों की उन जातियों का भी इन्होंने विरोध किया जो वो अपने मनमर्जी से कोई भी शासन या कोई भी दोस्त कानून पास करके भारत पे थोप दिया करते थे। उन्होंने इन सभी लोगों ने उनका विरोध किया था। संसदीय लोकतंत्र का इन्होंने समर्थन किया क्योंकि भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था और हमें ये अनुभव हो चुका था कि ये पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो क्या होता है, इस चीज़ का दोस्तों हमें अनुभव हो गया था। इन्होंने स्थानीय स्वय शासन की बात करी थी, यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम है इन्होंने उनकी भी बात की थी। दोस्त गोपाल जो कृष्ण गोखले हैं ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, इसलिए गांधी जी भी बहुत बड़े समर्थक बन गए थे इसके पंचायती राज सिस्टम के। एंड तीसरी जो विचारधारा है इनमें वो लोग आते हैं जिन्होंने स्वराज प्राप्ति पे बल दिया था, यानी कि इस विचारधारा के लोगों ने, इस आइडियोलॉजी के लोगों ने सीधे उन मेन पॉइंट पे टारगेट किया था जिसके भारतीय लोग भूखे थे, बहुत भूखे थे। और ये दोस्त ये जो भूख है ये मांगने से नहीं मिटती, इसको तो छीनना पड़ता हमें, और वही हुआ। इसके अंदर लाला लाजपत राय, गरम दल के लोग, गरम दल के हैं, खून दो आज़ादी मिलेगी जैसे थी ना यार सुभाष चंद्र बोस की, ऐसे ही बोलो गरम दल के लोग, ठीक है। ये स्वतंत्रता है दोस्त, मेरे को ये खरात में नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। लोकमान्य दोस्त तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, यानी कि श्री अरविंद घोष। ये तो ये अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक है ना, तो बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, इनको भी इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, तीसरी जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर। इनमें जो लोग हैं यानी कि जो थर्ड कैटेगरी के दोस्त जो हमारी आइडियोलॉजी है, इनमें जितने भी विचारक शामिल हैं इन्होंने किन बातों पे जोर दिया, इन्होंने दिया विदेशी बहिष्कार पे। जो फॉरेन जो दोस्त गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं या जो विदेशी वस्तु है उनका बहिष्कार करो, हमें ब्रिटेन का माल यूज़ नहीं करना। इन्होंने तो स्वदेशी पे जोड़ दिया है। किस पे? स्वदेशी पे, इंडिजियस पे, यानी कि जो हमारा खुद का है हथकरघा, जो गांधी जी की विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाना और इंडियन वस्तुओं का यानी कि इंडियन गुड्स का प्रमोट करना। हम विदेशी वस्तुओं का टोटली बहिष्कार करते हैं, इनके द्वारा ये कहा जाता था। तो यहाँ तक भी ये कहा गया कि अगर विदेशी सामान भारत में आते हैं तो उनको हम जला के नष्ट कर देंगे, लेकिन विदेशी यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास अगर खाने के लिए अन्न नहीं है, भूखे मर जाएंगे, लेकिन विदेशी इस्तेमाल नहीं करेंगे। विदेशी के लिए दोस्त इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के लिया था, जिस तरह के दोस्त। एंड आज दोस्त अगर हम कहें, अगर आप राजीव दीक्षित जी के बारे में जानते हो तो भारतीय स्वदेशी के बहुत बड़े समर्थक थे वो, बहुत बड़े समर्थक थे वो। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा। इन्होंने भारत के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सपोर्ट किया। एक ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ही शिक्षा सबको मिले और इसके अंदर कोई धर्म जाति प्रथा को देख के कोई भेदभाव ना किया जाए। इन्होंने दोस्त नेशनल एजुकेशन का सपोर्ट किया और सबसे बड़ी बात है इनकी, इन्होंने स्वराज का समर्थन किया। आज़ादी हम लेकर रहेंगे, बीच में कोई आएगा साफ कर देंगे। ये दोस्त सबसे बड़ी बात इनकी ये थी कि ये हिंसा पे उतारू हो जाते थे। कौन कौन? जैसे कि दोस्तों आप देखोगे बाल जो बिपिन चंद्र पाल, बाल पाल जो लाल अपने यार 12th क्लास में पढ़ा होगा यार, इनका जो मेन मकसद था कि हिंसा के द्वारा भी हम आंदोलन करेंगे और बेशक हिंसा करना पड़े, आज़ादी हम लेके रहेंगे। लेकिन इनके ही कैटेगरी के अंदर दोस्त अरविंदो घोष आते हैं। यह वही अरविंदो घोष है जो राष्ट्रवाद के और स्पिरिचुअलिटी के, आध्यात्मिकता के बहुत बड़े इनको समर्थक कहा जाता है। राष्ट्रवाद की क्रांति और भारत के लोगों के अंदर उस राष्ट्रवाद की भावना की जान डाल देने वाले ये तो दोस्त श्री अरविंदो घोष। श्री अरविंदो कॉलेज दोस्त आपने नाम सुना होगा DU का, इन्हीं के नाम पे दोस्त उस कॉलेज का नाम रखा गया है और उसी कॉलेज से दोस्त मैं भी पढ़ा हूँ, श्री अरविंदो कॉलेज से। इन्हीं के नाम पे उस कॉलेज को जब बनाया गया था तो स्टार्टिंग पे मुझे लगता था यार अरविंदो घोष यार, इनकी खास बात दोस्तों ये है कि ये समाज के अंदर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मसीहा माने जाते हैं। इनके ही द्वारा भारतीय संस्कृति को विश्व भर के अंदर बताया गया। दोस्त कह सकते हो कि अपने कल्चर को छुपाने में ये कैसा मजा है भाई,
अपने कल्चर्स को दुनिया भर में फैलाना और अपनी संस्कृति की, जो हमारी जो संस्कृति है उसको भारतवर्ष के अंदर भारतीय लोगों को उसका महत्व समझाना इनका सबसे बड़ा मकसद था। जो प्रभु ने हमें, जो ईश्वर ने हमें दिया है वो हमारे लिए दोस्त बहुत कुछ है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। समझ में आया दोस्त क्या कहा जाता था? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जितना हमें मिल गया है उससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखो, वरना दुख रहोगे यार। ठीक है, तो इनको दोस्तों भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का मसीहा कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। दोस्त रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो अरविंदो घोष है ये क्या है दोस्त? ये मसीहा है इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन के, इसलिए दोस्त इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। संस्कृति की महानता का गुणगान इन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर किया और भारतीय राष्ट्रवाद की जो कंसेप्ट है, इंडियन नेशनलिज्म का कंसेप्ट, इन्होंने इसका पूरा दोस्त डेफिनेशंस बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाई कि किस तरीके से लोग खुद जगेंगे, अपने देश से प्रेम अगर वो उमड़ेंगे, दोस्त अपने अंदर अगर देश से प्रेम वो उमड़ेंगे तो अंग्रेजों के सामने भारतीय जब खड़े हो जाएंगे तो अंग्रेज टिक नहीं पाएंगे। राष्ट्रवाद के दोस्तों भावना जगाने में सबसे बड़ा इनका हाथ था। टैगोर ने दोस्तों उनके बारे में कहा था कि वह भारत की आध्यात्मिकता, जो स्पिरिचुअलिज्म है, की स्वतंत्र आवाज़ है। यानी कि भारत की जो आध्यात्मिकता है, देखो योग गुरु के रूप में जाने, योग के आप समझ लो आप, ये स्पिरिचुअलिटी हो गया, आत्मा का परमात्मा सम्मेलन हो गया, राष्ट्रवाद की भावना हो गया, इन सबको बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और देखो उस टाइम के भारतीय लोग, जब लगभग 202 करोड़ की आबादी हुआ करती थी उस टाइम भारत की, जब भारतीय लोगों को अपने संस्कृति की महानता के बारे में नहीं पता होगा तो कोई भी पड़ोसी आके आपकी संस्कृति को, कोई भी दोस्त ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, वो कमी है, कह के बोल के आपके अंदर वो जहर भर देगा। और ऐसे लोग चाहे कितना भी आपको मना लेंगे, आप अपनी संस्कृति को ही खुद गलत कहने लग जाओगे। तो हमारे दोस्त जरूरी हमें ये था, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि पहले भारतीयों को भारतीयता का ज्ञान दो। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को पहले, हम बेशक दोस्त हैं, जितने भी हमारे पास लोग थे भारत के अंदर, जब अंग्रेज भारत में आए तो स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते थे यार? देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि अंग्रेज भारत में आए, अब वो इतने से थे, उन्होंने इतने भारतीयों को गुलाम बना लिया दोस्त, इतने भारतीयों को गुलाम बना लिया। अगर हम एक एक भारतीयों को उसकी जो अंतरात्मा की जो शक्ति है और अगर हम उसको उसका एहसास दिला दें तो अंग्रेज हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। यही सेम चीज़ दोस्त इन विचारकों ने किया, लोगों को उसकी शक्ति का, उसकी पावर का, उसकी आत्म शक्ति का दोस्त एहसास दिलाना स्टार्ट किया ताकि अंग्रेज हमारे सामने ना टिक पाए। और जरूरी हमारे देश के अंदर यही थी। अब बात करते हैं हम चौथी विचारधारा की। जो फोर्थ कैटेगरी के जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, उन्होंने रिलीजन्स के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर आपस में किसकी बात करी? समन्वय की बात करी, यानी कि कॉम्बिनेशन बनाने की, यानी कि धर्म और राजनीति को आपस में जोड़ के लोगों को यानी कि बताया जाए। तो जो दोनों ही उदारवाद या उग्रवाद है, यानी कि लिबरलिज्म और एक्सट्रीमिज्म, जो इससे डिससेटिस्फाइड थे, वो इस कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। जो संस्कृति को आधार बनाया अपने लोगों के अंदर, संस्कृति के दम पर राष्ट्रवाद की भावना जगाने में और राष्ट्रीय व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण करने में। यानी कि जो लोग अब तक सिर्फ सो के उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पूरा दिन दोस्तों खेती बाड़ी कर रहे हैं, रात को सो जा रहे हैं, लोगों को इससे बिल्कुल भी नहीं मतलब कि भारतीय लोगों के बीच में क्या चल रहा है या अंग्रेज भारत में क्या कर रहे हैं, देश के अंदर हो क्या रहा है। तो सबसे पहली ज़रूरत ये थी इस कैटेगरी लोगों की कि राष्ट्रीय व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए या उन लोगों को फिर से जगाया जाए जो, और एक हमारे में दोस्तों एक ऐसा बंदा हो जो हिंदू धर्म के बीच में, हिंदू धर्म के अंदर लोगों के अंदर जान फूंक सके। इनमें दोस्तों नाम आता है हिंदू चिंतकों में सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर का। दोस्तों इनको वीर सावरकर का नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के महत्व बताया इन्होंने, आखिर हिंदू है कौन इसके बारे में बताया। हर एक हिंदुओं के बीच में दोस्त इन्होंने एक अलग जगह दी कि कल सूरज जो निकलेगा वो हमारे लिए खुशियों का सूरज होगा। यानी कि दोस्त हिंदू धर्म के अंदर जान डाल देने वाले कैसे विचारक हुए, ऐसे समाज सुधारक हुए, ठीक है, वीर सावरकर। दोस्त इनके बारे में अलग अलग थ्योरीज़ हैं, अलग अलग डिस्प्यूट्स हैं जो कहा जाता है, बट मेनली आपको ध्यान रखना है इन्होंने हिंदू है कौन, और हिंदू भारत के अंदर जो है वो सभी के सब हिंदू हैं। और भारतीय हिंदुत्व का एक ही सिद्धांत है, वो मानवता के लिए जीता है और इंसान का इंसानियत से प्रेम है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है हमारा, जो ये तो देखो समाज के अंदर जब लोगों को जगाना है तो लोग तो भारत में जो मेनली उस टाइम थे यार, तो मेन हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म, ठीक है। तो हिंदू धर्म में हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा नाम आता है
वो सावरकर का आता है, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े, जो कट्टर समर्थक, कट्टर सपोर्टर कह लो, जिन्होंने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, सावरकर। वैसे ही मुस्लिम धर्म के लिए भी कुछ विचारक है, जैसे तो अहमद खां है ना, एंड दोस्तों मोहम्मद इकबाल हो गए है ना दोस्त, एंड मोहम्मद अली जिन्ना हो गए। इन सभी के द्वारा समाज के अंदर जो मुस्लिमों का अस्तित्व है उनको संरक्षण देने के लिए अपने विचार दिए गए और मुस्लिमों में सुधार करने के लिए अपने विचार दिए गए। मेनली दोस्त कहा जाए तो मोहम्मद जो इकबाल थे उन्होंने उर्दू और फारसी में अपनी कविताएं लिखकर समाज में, मुस्लिम धर्म में दोस्तों स्पेशली पहले तो उन्होंने टारगेट किया कि मुस्लिमों में जो समाज सुधार है हमें वो करना चाहिए, और अपने इन विचारों से समाज के अंदर महिलाओं में और जो बैकवर्डनेस है, जो एजुकेशन सेक्टर में, जो शिक्षा में जो पिछड़े हुए हैं काफ़ी सारे लोग, उनको इस तरीके से शिक्षा दी जाए ताकि समाज में मुख्य धरातल पे आ सके, मेन सेंटर पॉइंट पे आ सके। पांचवी जो विचारधारा के लोग हैं, फिफ्थ जो आइडियोलॉजी के जो को लोग हैं, इन्होंने दोस्तों क्या किया, इन्होंने समन्वयवादी थे। ये कौन थे? ये समन्वयवादी थे। ये सिर्फ एक विचारधारा, सिर्फ एक आइडियोलॉजी के नहीं थे, इन्होंने अलग अलग विचारधाराओं को मिला के आपस में समन्वय किया, एकोमोडेशन बनाया। जितने भी हमने अभी तक आइडियोलॉजी देखी उन सब में इन्होंने बैलेंस बनाया, और जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस चीज़ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। इनमें तो जो मेन आते हैं वो आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी। लेकिन फिर भी इन सभी के द्वारा जितने भी हमारे समाज सुधारक रहे, एक ना एक दोस्तों पर्टिकुलर चीज़ों को प्रमोट जरूर किया गया। उदारवाद और उग्रवाद, ये दोनों आपस में समन्वय करके चलते हैं, एकोमोडेशन बना के चलते हैं। और इन्होंने दोस्त व्यक्तित्व पे जोर दिया, यानी कि एक व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल पर्सन के इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे जोर दिया कि एक देश के अंदर चाहे वो पूरा कम्युनिटी हो, चाहे वो पूरा एक इंसान हो, इस एक इंसान का इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना पूरी कम्युनिटी की है, पूरा समुदाय का है, क्योंकि इसी एक इंसान से बनाकर पूरा समुदाय, पूरा समाज बना हुआ है। इसलिए दोस्त इन्होंने एक समाज, एक व्यक्ति पे जोर दिया, लोगों की स्वतंत्रता पे जोर दिया, शोषण के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई, बंधुत्व की बात करी और धार्मिक सहिष्णुता की बात करें, जो कैसे तो रिलीजियस टॉलरेंस की बात करें। हमें अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। ये पार्ट दोस्तों गांधी जी ने और तमाम लोगों को सिखाया गया। अहिंसा के सबसे बड़े दोस्त समर्थक गांधी जी, जिनके द्वारा सबसे पहले ये कहा गया कि जिस दिन एक महिला रात में सड़क पे स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। इसका मतलब यह है कि भारत आज तक भी दोस्त मानसिक रूप से गुलाम है, शारीरिक रूप से दोस्तों हम आज़ाद हो गए हैं, मानसिक रूप से गुलाम है, जिस वजह से आज तक दोस्त हमारी बहनें सड़कों पे जब जाती है, आज चलो दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे होते हैं, हम चाहे किसी भी जगह पे जाए, तो 7 बज गए, 8 बज गया है, कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, नहीं घर में बैठ, घर में ये ज़रूर सुनने को मिल जाता है। जब एक लड़की फ़ोन पे लग के बात कर रही होती है तो एक घर वाले इस तरीके से देखेंगे मैंने किससे बात कर रही है, चाहे वो अपनी फ्रेंड से ही बात कर ले। एक जो शंका का दोस्तों ये जो नज़रिया है ये चेंज कैसे करेंगे मेरे दोस्त भाई, क्योंकि डॉक्टर नज़र चेंज तो कर सकता है, ये नज़रिया चेंज नहीं कर सकता मेरे दोस्त। और यही चीज़ हमारे समाज सुधारक चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गांधी ने, खुद वो बदलाव बन जाओ जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। ऐसे दोस्तों विचारों से भारतीय समाज के अंदर जान फूंक दी गई। और उस समय लोगों को यही लगता, सोचो ना, गांधी जी बिल्कुल पतड़े सुकड़े से धोती पहन के, यार क्या था, क्या लगते थे, कोई सूट वूट तो पहनते नहीं थे, फिर भी जहाँ पे ये खड़े होते, जहाँ ये चलते, पीछे पूरा जमावड़ा खड़ा हो जाता, सिर्फ और सिर्फ इनके विचारों की वजह से, इनके डिटर्मिनेशन की वजह से, जो इनके अंदर हिम्मत थी। यही हिम्मत हमें हमेशा चाहिए जब हम भारतीयों को तो अंग्रेज़ों को चुंगल से आज़ाद करवा सकते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, व्यक्ति ये विचारों से बना हुआ है, विचारों का समूह है। यहाँ पे दोस्तों ये ना, ये चीज़, ये इसको कभी खाली मत छोड़ो, ये इतना शैतान होता है कि खाली वक्त में कुछ भी सोचने लग जाता है। इसलिए हम विचारों से बने हुए हैं, वह जो सोचता है वो वही बन जाता है। गांधी जी के द्वारा तो ये कहा गया था। अगर हम अंग्रेज़ों के चापलूसी करते रहेंगे, अगर हम भारतीयों को गुलामी की प्रथा में छोड़ देंगे, या हम सोचेंगे गुलामी थी, हम गुलामी रहने देते, क्या जा रहा है यार, काम खत्म करो, 2 वक्त की रोटी तो मिल ही रही है, ज़िंदगी भर गुलाम रह जाते हैं, गुलाम रह जाते हैं मेरे दोस्त। गांधी जी के जब द्वारा लोगों के अंदर, देखो सबसे बड़ी बात यह है, अगर पेट में खाना नहीं है ना, 2 वक्त के दोस्त, अगर पेट में खाना नहीं है, अगर दादा दादी हमारे दोस्त, अगर हमारी नानी भी कुछ ऐसी कहानी सुना देती थी तो आराम से नींद, या दोस्त कह सकते हो कि हमारी भूख सी मर जाती थी। वैसे अगर भारतीयों के अंदर पेट में खाना नहीं है, नहीं, अगर जो समस्याएं जो जूझ रहे हैं, अगर ऐसे विचारों से उनमें अगर ये आशा दे दी जाए, अगर उन्हें उम्मीद दे दी जाए कि हम आज़ाद होंगे, कल का सवेरा बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, वो दोस्त सब कुछ भूल जाएंगे देश प्रेम के लिए,
यही दोस्तों अरविंदो घोष जी का एक राष्ट्रवाद था। कहते नहीं है दोस्त, इंसान की मौत उस दिन होती है जिस दिन उसकी उम्मीदों की मौत हो जाए। लगता है बस ज़िंदगी में बस कुछ है ही नहीं, फिर तो भाई लगता है जी तो रहे बट मर के जी रहे हैं, जी तो रहे बट मर के जी रहे हैं, यानी अंदर से कुछ है नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है अब, बस सुबह उठे जैसा जी रहे वैसे जीते जा रहे हैं। यही दोस्तों सेम कहानी बनी है। तो समाज के साथ साथ हमें अपने दिमाग की सुधार की ज़रूरत है। आप जो करते हैं उस पर आपका भविष्य निर्भर करता है, सबसे पहले दोस्त सबसे बड़ी ज़रूरत है ये। अब इसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू की बात आती है, इनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1964 तक रहा था। दोस्त आज जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ मैं, आज 27 तारीख है, 27 है मई, 27 मई आज दोस्त इनकी जयंती है जवाहरलाल नेहरू जी की। 27 मई 1964 को इनका देहांत हो गया था। तो इनका जो विचार था समाज के अंदर मेनली, देखो ये सोशलिस्ट थे, यानी कि ये समाजवाद पर ज़्यादा प्रभावित थे, समाजवादी विचारधारा से। तो इन्होंने ये कहा था कि एक पूंजीवादी समाज की, यानी जो कैपिटल सोसाइटी होता है, समाज की शक्तियों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, अगर जो कैपिटल सोसाइटी है वहाँ पे सभी बिजनेसमैन को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है या कोई स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी नहीं है, तो वहाँ पे अमीर और अमीर हो जाएंगे और गरीब हो जाएंगे। दोस्त यही कारण था कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारी काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिसीज़ हुआ करते थे वो स्टेट कंट्रोल थी और सोशलिस्ट सोसाइटी थे हम। समाजवादी तत्व हमारे जब प्रस्तावना में जोड़ा गया तो वो इसी टाइम के दोस्त इंदिरा गांधी जो नेहरू जी की बेटी थी, वो इसी चीज़ का ही प्रतीक था कि भारत एक समाजवादी पे ज़्यादा फोकस रहा स्टार्टिंग। तो दोस्त 1991 में LPG के बाद हमने चेंजेस किया। तो विफलता तभी होती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्य और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। भारतीय लोगों के अंदर अपने सिद्धांतों और आदर्शों को जगाने वाले ऐसे ही दोस्तों स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज ये बनाना चाहते थे, यानी कि सेकुलर कंट्री और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाना चाहते थे। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों और मानवीय मूल्यों में विश्वास रखते थे। सोसाइटी के अंदर ये सोशल और इकोनॉमिक चेंज चाहते थे और उसके जगह ये सोशलिज्म लाना चाहते थे। और ये समाजवाद USSR या चाइना की तरह वाला समाजवाद नहीं था। हमारा समाजवाद दोस्त समाज में समानता की बात करता था, उन पिछड़े तबके लोगों में उनकी सहायता की बात करता था, महिलाओं को दोस्तों आगे स्पेशल राइट्स की बात करता था। तो समाज में इक्वलिटी की स्पेशल हम कह सकते हैं। नेक्स्ट दो छठी विचारधारा है हमारे पास, 6th जो आइडियोलॉजी के लोग हैं वो है समाजवाद और सर्वोदय में विश्वास करने वाले, सबका उदय, सर्वोदय एंड समाजवाद के अंदर। इस कैटेगरी के जो मेन लोग हैं वो है मानवेंद्र नाथ राय, महात्मा गांधी और विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण। अब बोलोगे समाजवाद के विचार रखते थे क्या गांधी जी? जी दोस्त, गांधी जी भी चाहते थे राज्य को ख़त्म कर दिया जाए। गांधी भी चाहते थे कि स्टेट में कोई क्लास ना हो, ठीक है, बराबर हो, अमीर गरीब कोई क्लास ना हो, सब इक्वलिटी के साथ रह रहे हो। बट कार्ल मार्क्स वाला नहीं चाहते थे यार, इनकी विचारधारा अलग है, ठीक है। तो मेनली जो इस विचारधारा के लोग हैं, जिसमें दोस्तों विनोबा भावे हो गए, इन्होंने गांधी जी के विचारों को आगे चल के समाज में सभी लोगों तक फैलाया। जो मानवेंद्र नाथ राय है, इन्होंने क्या किया, मानवीय स्वतंत्रता पे जोर दिया, हर एक इंसान की लिबर्टी पे फोकस किया और ये एक उदारवादी विचारक थे। इसलिए दोस्त इन्होंने मार्क्सवाद का विरोध किया। ये कार्ल मार्क्स के कट्टर विरोधी थे। ये कहते थे कि समाज के अंदर जो कार्ल मार्क्स से विचारधारा है वो समाज का ही अंत कर देगी, राज्य के अंत करने के बजाय, इसलिए कार्ल मार्क्स के विरोधी थे ये। बाकी दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जी, जो कि दलितों के मसीहा के नाम से जाने गए, दलित समाज के अंदर सुधार करना चाहते थे। प्रतिभा और मेहनत के दम पे दोस्त दलित परिवार में जन्मे डॉक्टर बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी, इनके द्वारा प्रतिभा और मेहनत जो की गई है, भारत के दोस्तों ये संविधान के जनक कहलाए। जरा खुद सोचो, एक ऐसा इंसान जिनको क्लासरूम के अंदर बैठे तक नहीं दिया जाता था, जो बाहर बैठता था, इनके लिए शिक्षा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे चल के दोस्तों इन्होंने यही कहा कि भारतीय लोगों को, जो दलित लोग हैं, वो उन कामों को छोड़े जिसको इंसान, भारतीय जो समाज है, तो जैसे मलमूत्र साफ करना, इन कामों को छोड़े। इसी वजह से वो अभी तक बैकवर्ड है और अपनी प्रतिभा को पहचान कर मेहनत के दम पे शिक्षा ले और आगे बढ़े। मेनली दोस्तों अंबेडकर जी क्या कहते थे, भाई संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। तो ये आज भारतीयों के काफ़ी प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। और आज अंबेडकर जी की विचारधारा समाज के अंदर दलितों और बैकवर्डों के बीच में समानता की बात करती है, उनको जो आरक्षण देने की बात करती है ताकि वो मेन धारा में आ सके सोसाइटी में। इनको भारत का जो लिंकन और मार्टिन लूथर कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो समाज में सुधार करने की बात की गई माइंड ब्लोइंग थी। ठीक है दोस्त, कह सकते हो कि ये भारत के जो मसीहा कहलाने लायक थे। भारतीय समाजवाद के दोस्तों पिता कहा जाता है JP नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण को।
अब इनके बारे में दोस्त अगर आपको समझना है तो पहले आपको ये समझिए दोस्तों, जेपी नारायण थे वो सोसाइटी में सुधार करना चाहते थे। मेनली ये लोकतांत्रिक समाज बनाना चाहते थे भारत को, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद हो, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यहाँ पे आना चाहिए, दल विहीन प्रजातंत्र चाहते थे, पॉलिटिकल पार्टीज ना हो, एक ऐसा लोकतंत्र जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ना हो, ठीक है। एंड सर्वोदय समाज चाहते थे, सब समाज में सभी लोगों का उदय होना चाहिए, यानी सभी लोगों का विकास होना चाहिए, और समग्र क्रांति चाहते थे ये है, टोटल रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन के जैसे करप्शन को ख़त्म करना, सबसे बड़ी इनकी दोस्तों थी करप्शन में ख़त्म करना। जब जेपी नारायण हुआ था तो उस बिहार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में इंदिरा गांधी की सरकार की नींव हिला दी थी यार। राजनीतिक भ्रष्टाचार को ये ख़त्म करना चाहते थे, जब पॉलिटिकल करप्शन है उसको ख़त्म करना चाहते थे। और जब तक पॉलिटिकल करप्शन रहेगा भारत के अंदर कभी भी समाजवाद नहीं आएगा। इनका समाजवाद भी दोस्त समाज के अंदर समानता की बात करता था, इक्वलिटी की बात करता था। दोस्तों ये युवा शक्ति को किंग मेकर मानते हैं। अगर देश में बदलाव लाना है तो युवा शक्ति ही, ये यूथ ला सकता है बदलाव। अगर दोस्त यूथ बदलाव नहीं लाएगा तो देश में और बदलाव कौन लाएगा? इन्हीं के अंदर दोस्त बदलाव लाने की शक्ति है, ठीक है। यूथ, वही यूथ जिसने इंदिरा गांधी की तो सरकार हिला दी थी यार, ठीक है। वो टाइम कैसे भूल सकते हो? जेपी नारायण का दोस्त आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था यार वो। एंड ये चाहते थे जब समाजवाद आएगा भारत के अंदर तभी भारत में असली लोकतंत्र आएगा। तो ये लोकतंत्र के अंदर समाजवाद के समर्थक थे, और इन्होंने भारी करप्शन जो होता है सोसाइटी में उसको ख़त्म करने की दोस्तों बात करते थे। इनकी एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम क्या था दोस्त? इस बुक का नाम था वाई सोशलिज्म। आखिर भारत के अंदर सोशलिज्म क्यों आना चाहिए? अब दोस्त अभी तक हमने जो भी पढ़ा ये सारे हमारे अलग अलग जो कैटेगरी के आइडियोलॉजी के लोग हैं वो हैं, यानी कि सभी धाराएं हमने पढ़ लिया है ना। अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग, मेन स्ट्रीम्स आ रहे थे हमारे, वो ख़त्म हो गए। अब दोस्त मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि मुख्य धाराएं बताइए आधुनिक क्रांति चिंतन के, तो अभी तक हमने जो देखा आप ये बताओगे, एंड में निष्कर्ष लिख दोगे, काम खत्म। अगर आपसे ये बोला जाए कि आधुनिक क्रांति चिंतन की विशेषताएं बताइए तो आप सिर्फ ये पॉइंट्स लिखोगे। आप यहाँ पे पहली विचारधारा, दूसरी विचारधारा है ना, फर्स्ट आइडियोलॉजी, सेकंड आइडियोलॉजी पॉइंट नहीं डालोगे, सिर्फ ये पॉइंट्स डालोगे। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन मेनली इसकी विशेषता है आधुनिक क्रांति चिंतन की। यहाँ पे प्रसार में सुधार करने और नागरिक सेवाई की बात हुई, स्वराज प्राप्ति की बात हुई, धर्म और राजनीतिक चिंतन के है ना, धर्म और अंतिम समन्वय की बात की गई, ठीक है मेनली दोस्तों। एंड और क्या बात हुई? समन्वयवादी गांधी जी, और समाजवाद और सर्वोदय की बात हुई। तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इस तरह के दोस्तों कहा जा सकता है कि उस टाइम भारत के अंदर समाज सुधार बहुत जरूरी था, क्योंकि जैसे सती प्रथा जैसी प्रथा है, बाल विवाह दोस्तों जैसी प्रथा है, भारत के धर्म के नाम पे जो ये भाई आडंबर चल रहे थे, मेनली जो अंधविश्वास था उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। अब धर्म आज भी है बट इतना दोस्त कंजर्वेटिव नहीं है हम। आज हम जैसे कि तो धर्म तो बहुत कुछ कहता है ना, हम चाह के भी अपने सारे नियमों को फॉलो नहीं कर सकते। बहुत सारे दोस्तों ऐसे नियम है, चाहे हिंदू धर्म के अंदर या मुस्लिम धर्म के अंदर, चाहे दुनिया में किसी भी धर्म हो यार, सभी धर्म के अंदर, बट हम जितना हो सकता है इंसान से वो करता ज़रूर है। तो इस तरह के तो जो हमारी कुरीतियाँ थी, हमारी जो बुराइयाँ हैं, वो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा उनको ख़त्म किया गया। इसलिए ये भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक बने। भारतीय दोस्त जिस तरीके से आज वो जी रहे हैं तो वो इन्हीं सब की देन है जिन्होंने भारतीय समाज में सुधार किया। अब दोस्त अगर इनके द्वारा ये सब नहीं किया जाता तो उस टाइम के लोगों के अंदर शिक्षा, धर्म में सुधार ना होता है। एक रूढ़िवादी हमारा सोसाइटी अभी तक चला आ रहा था, वो आगे दोस्त उस टाइम ख़त्म नहीं होता तो ये ख़त्म जो ज़रूर होता, बट मान लो कि उस टाइम ख़त्म नहीं होता, ये 100 साल बाद ख़त्म होता है, ये 50 साल इसको और ख़त्म होने में लग जाते। अब दोस्त भारत को आज़ाद हो तो आज़ादी दोस्तों 1857 में मिल जाती। अब उस टाइम नहीं है भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में मिली ना आज़ादी यार। तो वही होता है ख़त्म, अगर उस टाइम वो नहीं होता तो उसको और टाइम लग जाता ख़त्म होने में, क्योंकि ऐसे समाज सुधारकों के विचारों ने समाज में परिवर्तन, चेंजेस लाने का काम किया। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, मॉडर्न पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं, इनका समाज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा भारतीय समाज में सुधार करने के लिए। और सबसे बड़ा सुधार धर्म का सुधार था। दोस्त इस चैप्टर का नोट्स का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो मैंने आपको अभी यहाँ पे स्लाइड्स दिया है, इस स्लाइड्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ पे डाउनलोड करोगे दोस्त? मैंने आपको एक नीचे दिया है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, वहीं पे आपको मैं ये दे दूंगा, या आपको मैंने वेबसाइट की लिंक दे दी है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो कोई भी आपको डाउट्स होता है, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, आप मेरे को जाइए प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आप मुझे फॉलो नहीं करते हो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, और आइए इंस्टाग्राम पे मुझसे जो पूछना हो आप पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है।
और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। मुन्ना भैया बोल रहे हैं भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना। आखिर ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हर बार की तरह दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अब दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब प्यार ही बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।